ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ सलाम करन दे लई सजाया गया है, जिसने अपनी मेहनत हिम्मत ते हुनर दे नाल अपनी वखरी पहचान बनाई है। कहा जाता है कि जिवें रोशनी हुंदी है उत्थे हनेरे दे लई कोई थां नहीं हुंदी। इसे रोशनी दा प्रतीक बनाउंदे आ अज असी इस खास समागम दी जो है शुरुआत करन जा रहे हैं लैंप लाइटिंग करके। ते इस दे नाल ही लैंप लाइटिंग दे लई मैं सद्दा देना चाहांगी मिस्टर लखविंदर सिंह, सीनियर रीजनल हेड ऑफ जी मीडिया, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। ते नाल ही सद्दा देना चाहांगी इंजीनियर कंवर तुषार कुंज, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज कम ऑन द स्टेज साई ग्रुप। ते नाल ही मैं इनवाइट करना चाहांगी आशीष चड्डा, ग्रुप ऑफ CEO नॉर्थ पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू सो मच। तो हुण असी अपने पैनल दे वल वधदे हां। तां सब तो पहला मैं अपने कोलीग नूं बुलाना चाहांगी अगम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तां हुण असी पैनल दी शुरुआत करांगे ते नाल ही असी अपने गैस्ट नूं जो है बुलावांगे। सब तो पहला मैं इनवाइट करना चाहांगी डॉक्टर अरविंद गोयल MBBS MD, डायरैक्टर ऑफ डॉक्टर अरविंद बायोलॉजी क्लासेस, प्लीज जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत किया जाए डॉक्टर अरविंद गोयल। मिस्टर अनुराग अग्रवाल, डायरैक्टर ऑफ अनुराग अग्रवाल श्री केशव स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशंस, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां दे नाल स्वागत किया जाए अनुराग अग्रवाल जी का। हुण मैं इनवाइट करना चाहांगी इंजीनियर अरुण गोयल, डायरैक्टर ऑफ फिजिक्स टेक्निक्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज अरुण गोयल। जोरदार तालियां दे नाल स्वागत किया जाए। तो हुण असीं अपने पैनल की शुरुआत करांगे। ओवर टू यू अगम। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ MBBS MDO ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਲਦੋ ਟਫ ਲਾਈਨ ਹੈ बट फिर भी काफ़ी बच्चा मेडिकल लेंदा है, काफ़ी पैशनेट है। आप देखिए 22-23 लाख बच्चे अज की डेट भी मेडिकल लेना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं क्योंकि नोबल प्रोफेशन है। तो काफ़ी बच्चों अजे भी इंटरस्ट है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल। कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? मैम करते हैं बिल्कुल। टीचर का रोल ही बड़ा सपोर्टिंग रोल होंदा है। काफ़ी परेशानियां आंदियां। 2 साल की जर्नी काफ़ी टफ जर्नी होंदी है क्योंकि देखो मैडिकल च 20-22 लाख
ਬੱਚਾ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 1,30,35,000 ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ MBBS ਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ अनुराग अग्रवाल जी, सब तो पहला ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਫੈਡरेशन ऑफ इंडिया है इसका विजन की है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक नेशनल फेडरेशन है जो कोचिंग के 50,000 टीचर को साथ लेकर चल रही है। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एम है एक कोचिंग में कम्युनिकेशन क्रिएट करना, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, गवर्नमेंट के साथ एक विजन कैरी करना। जी। अभी आपने सुना होगा मोदी जी ने 15 अगस्त को कोचिंग ऑनलाइन की बात की है, कोचिंग बायलॉज की बात हो रही है। तो कोचिंग बायलॉज मीन्स एवरी गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग कोचिंग इज असेंशियल कमोडिटी टू डेवलप द स्टूडेंट, राइट। तो कोचिंग फेडरेशन का एम यही है। हम लोगों ने अभी भी चंडीगढ़ गवर्नमेंट के साथ उड़ान प्रोग्राम किया है, शिखर प्रोग्राम किया है। हरियाणा में जब एजुकेशन मिनिस्टर थे श्री कंवरपाल गुर्जर जी, तो उन्होंने जब कोचिंग बायलॉज की स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई तो हमारे आग्रह पे ताकि हमारे कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके 2 मेंबर कोचिंग फेडरेशन के हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात की। तो कोचिंग फेडरेशन का एक ही रूल है कि 3 स्टेक होल्डर हैं हमारी इंडस्ट्री के, एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक पेरेंट। इन तीनों के कंफर्ट, इन तीनों के स्टेटस, उसका ध्यान रखा जाए। जैसे डॉक्टर गोयल सर ने कहा कि बहुत पैशन से बच्चा MBBS की नीट की तैयारी करता है, तो नीट की तैयारी एक बच्चा नहीं करता, पूरा एक परिवार करता है। जी। और हम एज अ कोचिंग टीचर ये देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने लगभग पिछले 20 साल में नेशनल टॉप 100 रैंकर्स बहुत सारे दिए हैं। इन्होंने सब बच्चों को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। जी। तो कोचिंग फेडरेशन चाहती है कि ऐसे मेंटर्स के साथ चला जाए और मेंटर्स की ग्रोथ पे भी काम किया जाए। तो CFI का रोल यही है। जी। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਨ, ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? मैम, सबसे पहले मैं जी मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतने पैनल डिस्कशन में मुझे इनवाइट किया। तो मैम, ये जो शिक्षादान प्रोजेक्ट है ये मैं पिछले लास्ट 10 इयर्स पहले स्टार्ट किया था। मैंने वो पहले स्मॉल स्केल पे था, फिर उसको धीरे धीरे करके अब हमने पंचकुला एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया इसको। हमने 30 बच्चे मैम 70 स्कूल में टेस्ट लिया, उनके पेरेंट्स की इंटरव्यू ली। जो नीडी बच्चे थे उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दे रहे हैं, जो कि JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो शिक्षा का दान है और जो एक नीडी फैमिली है, अगर उसका एक भी बच्चा हमने कामयाब कर दिया तो उसका पूरा ख़ानदान चेंज हो जाएगा, उनकी मेंटल लेवल चेंज हो जाएगा और वो आगे कितनी पीढ़ियों को चेंज कर देगा। तो यही हमारा प्रयास है। जी। अरविंद जी, ये भी जानना चाहेंगे कि नीट परीक्षा जो लीक हुई है, जिस तरीके से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, एक ये भी कहा जा रहा है कि NBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हो जाएगा तो CBT जो है, तो उसमें किस तरीके से आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का? मैम, CBT समझने से पहले हमें समझना है कि नीट की बेसिक फिलॉसफी साइकोलॉजी क्या है। जी। हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल था 1 नेशन 1 एग्ज़ाम 1 मेरिट। जी। CBT एक हल हो सकता है, बट इफ़ इट इज़ कंडक्टेड इन 1 शिफ्ट ओनली। अगर हम देखें 22-23 लाख बच्चा है, उनके लिए एक शिफ्ट में कंडक्ट करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर कर लें हम 10-12 शिफ्ट करें तो पेपर बहुत सारे डिफरेंट बनेंगे। इतने डिफरेंट पेपर्स को सेम डिफ़िकल्टी लेवल का बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अगर डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो गया। अगर एक शिफ्ट में करेंगे तो फ़ायदा होगा। अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नीट PG भी होता है MD एंट्रेंस के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 शिफ्ट में भी नहीं लेना जी। हमें लेना पड़ेगा नीट UG 10-12 शिफ्ट में। और बच्चे जो भी डिससेटिस्फाइड होंगे, जिनका स्कोर नहीं आएगा,
वो सब यही बोलेंगे कि नीट सर डिफिकल्ट। थोड़ा माइक कोल रख के जेकर तुसी बोल जी मैम जिस बच्चे की भी अलग अलग लेवल की डिफिकल्टी का पेपर अगर आएगा जी तो लिटिगेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो जब तक हम CBT एक शिफ्ट में नहीं कर सकते, हमें अपने पेन और पेपर सिस्टम में ही इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बच्चे फिर कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG के एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में करने के लिए मना किया है। जी तो जस्टिफिकेशन नहीं होती। अगर हम इतने सारे पेपर बनाएंगे तो हमें सिलेबस के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जी कोई भी एग्जामिनर इतने सारे पेपर सेम लेवल के नहीं बना पाएगा। आप जितनी मर्जी नॉर्मलाइजेशन करो, डिफरेंस आएगा। और अभी इस बारी नीट जो लीक हुआ वो एग्जामिनर के लेवल पे लीक हुआ। जी तो हम अगर 10 या 12 पेपर बनाएंगे, 10-12 एग्जामिनर होंगे, तो फिर कैसे लीकेज की प्रिवेंशन कैसे होगी? तो नीट CBT सिंगल शिफ्ट में ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मल्टीपल शिफ्ट्स में करने का कोई एडवांटेज नहीं है। जी ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਫੀਸਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। Any learned person can be a teacher because he can deliver the information. एक नॉर्मल टीचर इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम है, एक कोचिंग टीचर बच्चे की डेवलपमेंट सिस्टम है। एक नॉर्मल टीचर बच्चे को सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उस बुक के विद इन फ्रेम में कराता है। जी कोचिंग टीचर उसके एस्पेक्ट्स को समझता है, उसके वीकनेसेस को समझता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोचिंग टीचर के लिए 3 E बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आई ऑलवेज बिलीव इन एम्पैथी, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, जो कोचिंग टीचर के पास रिलेटिवली ज़्यादा होता है। आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 30 years, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर JEE एंड नीट। तो जो बच्चे को समझ पाए, जो बच्चे को इंटेंसिटी से अंडरस्टैंड करे, जो रोज़ खुद पर काम करे, अपनी एक्सपर्टाइज को इंक्रीज़ करे, जी अपने एक्सपीरियंस से समझे कि बच्चा एक केस स्टडी है और उसकी कस्टमाइजेशन से काम होना है, वो कोचिंग टीचर कर पाता है। एक नॉर्मल टीचर एक सब्जेक्ट डिलीवरी सिस्टम ही रह जाता है। दिस इज़ माई ओपिनियन। ਜੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? मैम, जो नीट और JEE का एग्ज़ाम है जी ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इसकी तैयारी +1 से स्टार्ट करेगा या +2 से स्टार्ट करेगा बच्चा। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं फिजिक्स टीच करता हूँ, तो जी। उसमें 9th और 10th के बच्चे के बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक्स से ही आगे वो +1 +2 में जो न्यूमेरिकल है उसमें वो अप्लाई कर पाएगा, उसका सही माइंड डेवलप हो पाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का बेस 9-10 से बनना शुरू हो जाता है, जो कि मैथ्स और साइंस उसको बहुत अच्छी तरह करना है, सो दैट कि वो नीट और JEE में जब आएगा तो एकदम लेवल जब ऊपर जाएगा तो उसमें अपने आप को वो अडेप्ट कर लेगा इजीली और अच्छी तरह उसकी ग्रोथ होएगी। तो उसको पहले अपने माइंड सेटअप को ऐसे सेट करना है कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। जी ਅਰਵਿੰਦ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ? मैम NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਸਾਰਾ ਨੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। These books must be error free। मैं मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन RTI और 4 PL ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓ ਦੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ 130 ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, 130 ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਵਾਟ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ NCERT ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ, ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਫਰੇਮ ਕਰਨ, ਬੱਚੇ, ਟੀਚਰਸ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਰਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਐਰੋਨੀਅਸ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। अब एकेडमिक कम च कुछ मिसटेक्स क्रीप इन कर जांदियां, बट वी शुड हैव एन ओपन माइंड। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਲਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਰੈਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਐਨ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਐਰਰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਿਸ ਕॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ नए चेंजेस नए कॉन्सैप्ट्स आते हैं, वो सारे इंटीग्रेट करके होने चाहिए। तो एक पोर्टल जरूर होना चाहिए जिथे बच्चे ते टीचर्स कन्वीनियंटली अपना डाउट अपलोड करके, जे गवर्नमेंट को लगता है NCERT नूं कि नॉन सीरीयस बड़ी सारी क्वेरीज आएंगियां, यू कैन कीप सम फी कि ये फी पे करने तो बाद ही बच्चे या टीचर्स अपना जिवें RTI की फी है तो उस प्रोसेस नाल पुछन। बट गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टैप्स दैट आर बुक्स मस्ट बी एरर फ्री। ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗਸ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ? ये क्वेश्चन मेरे लिए? जी देखिए, हर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए जी। टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलते हैं तो इंडस्ट्री एलिमिनेट हो जाती है। टीचिंग इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, अरुण जी ने भी कहा। तो टीचिंग में ऑनलाइन एक ज़रिया है कंटेंट को अंडरस्टैंड करने का, बट ऑफलाइन का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्लास में आप सिर्फ किताबें नहीं बोलते, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है। आप बच्चे के सर पे टैप करते हैं, बच्चे के साथ खड़े होते हैं, उस प्रेजेंस से जो बच्चा ग्रो करता है वो आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते जी। ऑनलाइन में आप वीडियो अच्छे बना सकते हैं, ऑडियो विजुअल सपोर्ट दे सकते हैं, वो आप क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे आज का दौर AI का दौर है, हर चीज़ में AI इंटीग्रेट हो रही है, बट अभी AI बड़ी इमेच्योर स्टेज पर है। मैं जो कहना चाहूँगा जी, बहुत सारे आंसर उससे करेक्ट ही नहीं आते। तो हमें ये ज़रूरी है जानना कि क्या यूज़ करना है और क्या नहीं करना है। जी। आज अबंडेंस में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ऐसे दौर में कोचिंग टीचर की रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती है। जी। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। जी। इसीलिए मैंने कहा एक्सपर्टाइज। कोचिंग टीचर की एक्सपर्टाइज होती है कि किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ से निकालना है। जी। एक कोचिंग टीचर 5-5 किताबों से कंसल्ट करके एक एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो वो लेता है। टेक्नोलॉजी जब ऑनलाइन आती है तो हर तरह के लोग आते हैं। जी। हर तरह की ग्रोथ होती है। कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जी। जो टीचर बन जाते हैं, उससे टीचिंग का एसेंस खराब हो जाता है। ऑनलाइन यस डेफिनेटली वी मस्ट गो, टेक्नोलॉजी वी मस्ट अडॉप्ट, बट वी मस्ट नो व्हाट टू अडॉप्ट फ्रॉम इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न सिनेरियो। जी, एक ये भी जानना चाहेंगे, ऑफलाइन में जो एडमिशन्स पहले बहुत होती थी, क्योंकि बच्चों को यही होता था कि हम कोचिंग सेंटर्स में जाएं, वहाँ जाके हम टीचर्स पे पढ़ें, तो आपको लगता है कि इसमें कमी आई है एडमिशन्स वगैरह में, क्योंकि ऑनलाइन बच्चों की क्लासेस जो हैं शुरू हो गई हैं, वो चाहे कोचिंग सेंटर्स भी हों वो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं अब? देखिए, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विज़न है कि ऑनलाइन कोचिंग डिस्टेंस तक पहुंचाई जाए। जी। जो अच्छे एक्सपर्टाइज टीचर तक नहीं पहुंच सकता, ऑनलाइन उसके पास पहुंचने का एक अच्छा ज़रिया है। जी। लेकिन ऑनलाइन ने बच्चे को कंफर्ट जोन में डाला है और कंफर्ट जोन से एंट्रेंस क्रैक नहीं होते। जी। अगर आप यहाँ बैठी हैं मेरे सामने, आपने और आपकी टीम ने कई दिनों प्रयास किया होगा आज के इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक दिन में या 10 मिनट में सोच के तो नहीं हुआ होगा। जी। तो ऑनलाइन के ज़रिए बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। लर्निंग में वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता। जी। ऑनलाइन आने से डेफिनेटली ऑफलाइन एडमिशन्स कम हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पर आ रहा है। ये हमें समझना है कि एजुकेशन एक लग्जरी कमोडिटी नहीं है। जी।
वो एक ह्यूमन की ग्रोथ है। सिर्फ हम एंट्रेंस टीचर नहीं हैं, हम साइंस को देखना सिखाते हैं जी। उसको साइंस क्यूरियस बनाते हैं। एक नॉर्मल टीचर केमिस्ट्री के फॉर्मूले कराता है, एक कॉम्पिटिटिव टीचर वाई दिस फार्मूलाज आर रिक्वायर्ड, ऐसा ही क्यों सोचा गया, क्यों इस चैप्टर को बनाया गया, उस विजन को कैरी करता है। तो वो ऑनलाइन में मुझे लगता है कि सिर्फ उसके लिए होनी चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जी। चाहे डिस्टेंस की वजह से चाहे इकोनॉमी की वजह से। ਜੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10th ਤੱਕ ਉਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਥਸ ਦਾ। ਜੇ +1 +2 ਚ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੋਵੇਂ ਵੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला। नॉर्मली जो 80% बच्चे होते हैं जो +1 में नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, तो उनको फिजिक्स में क्या है कि कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, नई चीज़ें आ जाती हैं जो कि उन्होंने 10th से रिलेटेड नहीं होती। तो अगर वो दैट इज़ द बेस ऑफ द फिजिक्स, वो फिजिक्स के हर चैप्टर में काम आएंगे, हर डेरिवेशन में काम आएंगी। तो मैं पहले भी मैंने ये बोला था कि 9th-10th के अगर बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलेशन जो कि फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है +1 +2 में, अगर बच्चा उसकी तरफ ध्यान देता है इनिशियल क्लासेस में, और आगे जो हमारी +1 के स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स होते हैं उसमें हम वो सारी चीज़ें अच्छी तरह उनको करवाते हैं और बड़ा स्लोली करवाते हैं। फिजिक्स में कोई भी बच्चा एकदम ऊपर का लेवल नहीं जा सकता, वो धीरे धीरे उसको स्टडी करेगा, धीरे धीरे समझेगा। और इसमें बच्चा नॉर्मली जिस बच्चे को फिजिक्स टफ लगती है वो मिस्टेक ये करता है कि वो जस्ट फार्मूला लर्न करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर देता है, जो कि ठीक बात नहीं है। उसको पहले डेरिवेशन समझनी है, उसको कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं फिजिक्स में जैसे लॉज ऑफ मोशन है, मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, वो थ्रू डायग्राम है। वो जब तक वो बच्चा उसको 3D इमेजिनेशन नहीं करेगा तब तक वो फिजिक्स में वो उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें बच्चे को समझनी पड़ेंगी कि फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, इमेजिनेशन है। मैं तो ये कहता हूँ कि बेटर इज़ योर इमेजिनेशन, बेटर इज़ योर फिजिक्स। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੀਟ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ? मैम, नीट इज़ द बेस्ट थिंग विच हैपन टू मैडिकल एजुकेशन इन जी। इंडिया। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टैप सी। अज तो तुसी जे 12-14 साल पिछे जाओगे, जी। हर स्टेट का हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का प्राइवेट कॉलेज के अलग-अलग एंट्रेंस होंगे सी। तुसी देखो भी 2 महीने के टाइम बच्चे नूं हर बच्चा एवरेज 9-10 PMTs अपीयर होंदा सी। जी। इन्ने मनी की वेस्टेज, एफर्ट की वेस्टेज, लॉजिस्टिकली इन्ना औखा 8-9 एग्जाम देने, हर एग्जाम देने 2-3 दिन निकल जाते सी। जी। इन्नी एडमिशन फी और सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं सी। कोई भी यूनिवर्सिटी प्राइवेट अपने मन नाल मैनीपुलेट कर लेंदी सी। जी। हुण एक नीट एक एग्जाम हुई, मैं तुहानूं दस्सिया फिलोसफी जो है 1 नेशन 1 एग्जाम 1 मैरिट। जी। हुण चीज़ां बड़ियां ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई। नीट कोई भी वैसटेड इंटरस्ट है वो चाहते हैं नीट ना होवे, बट अदरवाइज बड़ा अच्छा रिफॉर्म है। सब स्टेट्स नूं यही कंटिन्यू करना चाहिए। बच्चों का स्ट्रैस काफ़ी घट गया एक एग्जाम नाल, और यही चीज़ फॉलो होनी चाहिए है। इसका जी। पर्पस भी यही सी, बच्चों के पेरेंट्स से स्ट्रैस घटाना। जी। अनुराग अग्रवाल जी, जिस तरीके नाल मेरी सहयोगी ने भी तुहानूं क्वेश्चन पूछा सी कि ऑनलाइन कोचिंग जिहड़ी है वो किते ना किते बच्चों ते हावी जरूर इस समय नज़र आ रही है कि उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग तो हट के एक टीचर दे कोल जाके कोचिंग लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर कई बच्चे अजिहे हुंदे आ जिहड़े टाइम का हवाला दिंदे कि साडे कोल आउण जाण दा टाइम नहीं है तां करके असीं ऑनलाइन क्लासेस लैने हैं? देखिए, मैंने अभी पहले भी एड्रेस किया इस चीज़ को। आने जाने का टाइम और वहाँ से मिलने वाली ग्रोथ, उन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता।
अगर मेरा आने जाने का समय ज़्यादा लग भी रहा है, हो सकता है घर बैठकर मैं उससे ज़्यादा लेजर टाइम बिता देता हूँ, वहाँ जाके मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। मैं घर पर बैठ के 1 घंटा सर्फिंग करता हूँ, सर्चिंग करता हूँ अपने कंसेप्ट्स को समझने के लिए, और मैं एक्सपीरियंस टीचर के पास जाता हूँ तो वो टीचर 2 मिनट में डाउट क्लियर कर देता है। तो उसका 1 घंटा घर पर बैठ के सर्च करना या 30 मिनट ट्रैवल करके 2 मिनट में वो चीज़ सीखना, वो बच्चे को और उसके पेरेंट्स को डिसाइड करना चाहिए, है ना। मेरे पास कई बार पेरेंट आते हैं, टीचर बच्चे आते हैं कि सर मैं तो ये टॉपिक 2 घंटे लगे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने फला साइट से देखा और बड़ा डरा मेरे तक पहुंचा जी, और शायद 30 सेकंड्स में मैंने उसको समझा दिया कि तू कहाँ उलझा हुआ था। तो अब टाइम उसने बचाया या टाइम उसने वेस्ट किया, जी। मेरे ख्याल से आप ही बेटर सोच लीजिए, है ना। तो ऑनलाइन कोचिंग इज जस्ट रिक्वायर्ड फॉर दोज विच कैन नॉट अफोर्ड ऑफलाइन कोचिंग either due to funds or due to distance. Otherwise, online is not coaching. जी। It is an information delivery system. आप ऑफलाइन को उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर अपने एक्सपीरियंस जी। से कई चीज़ें डेवलप करता है। जी। दिस इज माय व्यू। अरुण गोयल जी, एक ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आजकल बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से बात हुई है ऑनलाइन क्लासेस की, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से उन बच्चों को हैंडल करते हैं जो बच्चे आपके पास कोचिंग के लिए आते हैं, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों पर ज़्यादा देखा जाता है। कई बच्चे होते हैं जो फ़ोन पे ही लगे रहते हैं और उन पर मानसिक दबाव भी काफ़ी बढ़ जाता है। उनको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? मैम, ये ऑनलाइन कोचिंग का जो ट्रेंड शुरू हुआ, दिस जी। इज़ आफ्टर कोविड। जी, तो कोविड को हम एक इमरजेंसी की तरह लेते हैं। तो उसमें तो ये ठीक था कि हम कहीं बाहर ऑफलाइन कोचिंग करने नहीं जा सकते। जी, आप सोचिए कि सपोज बच्चा नीट और जे की प्रिपरेशन कर रहा है ना। अगर उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में एक मिस्टेक आई तो उसने गूगल पे सर्च कर लिया, उसका अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो हुआ ही नहीं। उसको जिस प्रोसेस से गुजरना था, जो उसने सीखना था, कैलकुलेशन का पार्ट सीखना था, उसका तो माइंड चला ही नहीं। उसने पूरा सोल्यूशन ऑनलाइन देख लिया। तो इसलिए बच्चों की वो सोचने की कैपेबिलिटी ही बड़ी कम होती जा रही है। फिर ऑनलाइन बच्चा बैठेगा, 1-2 घंटे स्क्रीन चलाएगा, जी। उस पे यूट्यूब पे या PDF फाइल्स देखेगा। तो मुझे लगता है कि जो ये एग्ज़ाम है JEE और नीट के, ये उसके लिए नहीं बने हैं। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड चेक करते हैं। आपने क्लास में क्या सीखा, जी, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है। नंबर 2, आप उसको एग्ज़ाम में एक्चुअली अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑफलाइन प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। जी। उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको अगर सपोज अगर वो डेली प्रैक्टिस करता है 30 न्यूमेरिकल डेली, तो उसकी स्पीड भी इंक्रीज होएगी। उसको 3 आवर्स में PCM और PCB का JEE मेंस और नीट में एग्ज़ाम करना है। उसकी जी। कैपेसिटी तभी हो पाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस जी। तभी हो पाएगा अगर वो उस प्रोसेस से गुजरेगा। तो अगर वो ऑनलाइन ही चेक करता रहेगा आंसर्स, तो उसके लिए बहुत नुकसान है। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। Thank you. ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।